तो अतिक्रमण को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में बुलडोजर का प्रहार लगातार जारी है। यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, जयपुर के अलग अलग हिस्सों में अवैध निर्माण पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें ध्वस्त कर दिया है। देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट। अवैध निर्माण को लेकर राज्य सरकारें सख्त हो गई हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में से आई इन तस्वीरों में देखिए कैसे सरकार इनको ध्वस्त कर रही है। महाराष्ट्र के थाने में हुक्का पार्लर और बार पर बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया गया। इस कार्रवाई के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पुलिस का कहना है कि ऐसे अवैध तरीके से चलने वाले हुक्का पार्लर और बार पर सरकार अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। हमारी एंटी नार्कोटिक सेल है जो क्राइम ब्रांच के अंडर काम करती है। इसके साथ ही हमारे पुलिस स्टेशन के भी जो इंचार्ज है, लोकल एसीपी है, डीसीपी है, इनको भी हमने सूचित किया है कि ऐसे ड्रग्स के बारे में जीरो टॉलरेंस रहेगा। और इसमें यंगस्टर्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, यंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ये अट्रैक्ट होते हैं। और कॉलेज और स्कूल के नज़दीक ऐसे अगर कहीं जानकारी हमें मिलती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र की सरकार पूरे महाराष्ट्र में इस तरह की कार्रवाई कर रही है। पुणे में भी अवैध तरीके से चल रहे बार और पब पर बुलडोजर से तोड़फोड़ की गई। सरकार का कहना है कि जिन जिन इलाकों में इस तरह के अवैध काम हो रहे हैं उनसे ऐसे ही सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में फायरिंग करने के एक आरोपी के होटल पर बुलडोजर चला दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसे अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई करती रहती है। इससे न सिर्फ अपराध में कमी आई है बल्कि अपराधियों के हौसले भी पस्त हो गए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध कॉलोनियों को गिराया गया है। बताया जा रहा है कि 45 बीघा जमीन में 3 अवैध कॉलोनियां बनी थी। उधर गुजरात के गिर सोमनाथ में भी प्रशासन का बुलडोजर चला। 25 बुलडोजर का इस्तेमाल कर अवैध निर्माण को गिराया गया। इन अवैध निर्माणों के सड़कों पर कब्जा कर लिया था। प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों को काफी राहत मिली। अवैध निर्माण को लेकर अब सरकार सख्त हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। क्या बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने 2025 में बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसी बात कह दी है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि बिहार की सियासत का बयार बदल सकता है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि इस बार बिहार में एनडीए बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को बीजेपी ने इस बार चुनाव में जगह नहीं दी, लेकिन उन्हें राज्यपाल बनाने की चर्चा है। उन्होंने कहा है कि वो चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कई ऐसी बड़ी बातें कह दी जिसके बाद बिहार की राजनीति में बड़ा हलचल आ सकता है। कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी मंशा है। और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा। भाई, मुझे लगता है कि हम नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। जेडीयू ने भी साफ साफ कह दिया है कि बिहार में अगला विधानसभा चुनाव नीतीश के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। 2025 की लड़ाई देश ने दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार जैसे नेता हैं जिसके नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा, ये सब लोग मान चुका है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगर चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर ऊपर वाले की मर्जी से, आप सबकी आशीर्वाद दुआओं के बदौलत
पूरी की पूरी जबरदस्त हम चुनाव लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। मुझे लगता है कि एक राजनीतिक तौर से बिल्कुल इस बात की आवश्यकता है। मुझे तो कहा कोई गुरेज नहीं कर, इस बार अगर हम लोग के साथ अगर नीतीश जी नहीं होते तो बीजेपी 0 पे आउट रहता था। इसी बीच आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही बीजेपी का साथ छोड़ देंगे और इंडिया ब्लॉक में उनकी वापसी होगी। बीजेपी के लोग नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़े, नहीं तो 0 पर आउट हो ही जाते। और सच बात संजय पासवान जी ने कह दिया और उन्हें सच्चाई उनके मुंह से निकल गया और नीतीश कुमार नहीं होते शायद बीजेपी यहाँ कुछ नहीं होती। जेडीयू का मानना है कि बिहार में एनडीए का मतलब है नीतीश कुमार और इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि वो 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम 1996 से काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अब बीजेपी के इस बयान के बाद ये माना जा रहा है कि 29 जून को नई दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होने वाली बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। अश्विनी चौबे के बयान ने इतना तो साफ कर दिया है कि भाजपा के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भाजपा के बैसाखी का सहारा अब छूटे, भाजपा अपने दम पर चुनाव लड़े। वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। जाहिर तौर पर भाजपा अब तक कोई सशक्त नेता बिहार में नहीं दे पाई, जिस वजह से बार बार भाजपा को नीतीश जैसे लोगों की जरूरत आन पड़ती है। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी और पूरे एनालिसिस के साथ हमारे सहयोगी शिव पूजन झा सीधा बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव पूजन, बिहार में इस वक्त बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल, क्योंकि एक तरफ सम्राट चौधरी तो वहीं दूसरी तरफ अश्विनी चौबे एक मत नहीं बना पा रहे हैं कि किसके नेतृत्व में, या फिर यूं कह लें कि बिग ब्रदर जो है वो 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार में कौन होगा। नीतीश कुमार जो इस बार आए एनडीए के पाले में और जो नतीजे सामने आए हैं उससे इतना तो साफ हो गया है कि नीतीश कुमार की भूमिका हर वक्त बिहार के राजनीति में कैटलिस्ट के रूप में होती है और इस कैटलिस्ट को दूर करके यहाँ पर किसी भी तरीके का इक्वेशन वो पूरा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल साफ कर दिया है नीतीश कुमार ने। जाहिर तौर पर देखिए जो बयान आया अश्विनी चौबे का, ये ऐसी जरूरत भाजपा बहुत लंबे अरसे से महसूस कर रही थी, लेकिन 2015 में भाजपा को पटकनी खानी पड़ी थी क्योंकि एकला चलो की राह पर भाजपा चली थी। सीधी बात यह है कि भाजपा ने नीतीश के कद जैसा कोई दूसरा नेता अभी तक यहां पर प्रमोट नहीं किया है, जिस वजह से कि नीतीश जैसे लोगों की जरूरत है। नीतीश बहुत जरूरी है भाजपा के लिए और हमने सुना भी कि भाजपा के अंदर खाने से ही ऐसी बयानबाजी भी हुई कि अगर नीतीश साथ ना होते तो शायद भाजपा 0 पर आउट हो जाती। अलग अलग राय भाजपा के खेमे से, अलग अलग विचारधारा है, इस पर केंद्रीय नेतृत्व जाहिर तौर पर मंथन करेगा। अभी जब हम बात कर रहे थे इस वक्त भी भाजपा कार्यालय में एक अहम बैठक हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो ये कि इस तरीके की बयानबाजी अगर लगातार होती है तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के लिए ऑप्शंस खुले हुए हैं। इंडिया गठबंधन सारे दरवाजे खोल करके, खिड़कियां खोलकर उनका इंतजार कर रहा है बेसब्री से और उनको कहते हैं कि एक परफेक्ट कुशनिंग करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हमने सुना था कि जैसे ही नतीजे सामने आए थे यहां तक बात हो गई थी इंडिया गठबंधन में कि नीतीश कुमार को कोई बहुत जिम्मेदार पोस्ट, प्रधानमंत्री तक की बातें हो गई थी। तो भाजपा को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। मुझे लगता है सम्राट चौधरी का जो बयान आया है वो डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है। चलिए शिव पूजन, बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए, पूरा एनालिसिस दर्शकों को बिहार की राजनीति से जुड़ा देने के लिए। चलिए इंडियानामा में आगे बढ़ते हैं। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सेशन के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। 50 मिनट के भाषण में राष्ट्रपति ने हर मुद्दे पर बात की, लेकिन जो मुद्दा सबसे ज्यादा गर्मा गया वो इमरजेंसी था। इमरजेंसी को लेकर सरकार बेहद एग्रेसिव हो गई। आखिर क्यों, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। आपातकाल के लिए माफी मांगो, इमरजेंसी के लिए सर्व करो, सर्व करो, सर्व करो, मीडिया पर ताला लगाने वाला सर्व करो, सर्व करो, सर्व करो। ओम बिरला ने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन
जैसे ही आपातकाल को काला दिवस बताकर एक बार फिर कांग्रेस की दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया। कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। इस बयान के बाद एक तरफ जहां कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया, तो वहीं इस विरोध प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने मौन साध ली। साफ है कि इमरजेंसी के मुद्दे पर कांग्रेस अकेली पड़ गई है। उधर बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। ऐसी कांग्रेस शर्म करो, ऐसी कांग्रेस शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो। सदन में जब हम आपातकाल में मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो कांग्रेस के लोग उस समय हल्ला कर रहे थे, वो उस श्रद्धांजलि में शरीक नहीं हुए। आपातकाल ने जो दर्द दिया है, क्या है, राहुल गांधी जी अंधे हैं, बहरे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, पन्ने पलट के देख सकते हैं। इतने बड़े अत्याचार के काल को आज उनको 2024 लोकसभा चुनाव के बाद संसद का पहला सेशन चल रहा है और सेशन की शुरुआत से ही हंगामा और उसके साथ सियासत तेज हो चुकी है। विपक्ष ने अब संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास स्थापित सिंगोल को हटाने की मांग शुरू कर दी है। सैंतीस सांसदों के साथ लोकसभा में अपनी धमक दिखा रही समाजवादी पार्टी ने सिंगोल को राजशाही का प्रतीक बताते हुए इसे हटाने की मांग रखी। सांसद आर.के. चौधरी ने कहा कि सिंगोल की जगह संविधान को स्थापित करना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है। लोकतंत्र का जो प्रतीक है वो संविधान है, लेकिन बीजेपी सरकार ने, खासतौर जो पिछली सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में उस संसद भवन में जहां स्पीकर बैठते हैं दाहिनी तरफ, सिंगोल स्थापित कर दिया है। इसलिए हमारी मांग है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो संसद भवन से सिंगोल को हटाना है। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। आरजेडी ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि सिंगोल को म्यूजियम में रख देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें। जिसने भी ये मांग की है बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। ये डेमोक्रेटिक है, अब राजतंत्र रहा नहीं और वो राजतंत्र का प्रतीक है, इसलिए उसको हटाना चाहिए। सिंगोल पर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। योगी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि समाजवादी पार्टी तमिल संस्कृति का सम्मान नहीं करती। उधर एनडीए भी इस मामले पर समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई है। भाई, जिस तरीके से ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन सारी चीज़ों से ऐतराज़ होता है? क्यों नहीं भैया, सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं, एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति करें। देखिए, ताकत मिले, जीत मिले, बहुत अच्छी बात है, जीते हैं, लेकिन ये लोगों की बुद्धि ऐसी हुई है तो प्रभु राम को ही रिप्लेस कर रहे थे। उस दिन तो उन लोगों ने अपने सांसद ही को प्रभु राम की तुलना कर दी थी। तो ये इससे कहते हैं कि पूरी मति भ्रष्ट हो गई है और ये अपने पतन की ओर बोलते ना, शुरू नहीं हुए कि खत्म होने की तैयारी होगी। नए संसद भवन में लोकसभा स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया गया था। तमिलनाडु के 30 पुरोहितों ने इसे प्रधानमंत्री को सौंपा था और वैदिक मंत्रों के साथ इसको स्थापित किया गया था। सिंगोल एक तरह का राजदंड है। 15 अगस्त 1947 को आधी रात को इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसदों ने आज संसद भवन में विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों का कहना है कि सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। और रिहा तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। रिहा तुमको करना होगा, करना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी रोज हंगामा कर रही है। आज संसद भवन के परिसर के अंदर आम आदमी पार्टी के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की और केजरीवाल को रिहा करने की मांग की। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो 3 बार से प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और किस दिन जेल में डाला गया? जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत पर मोहर लगनी थी, उस वक्त केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। तो मैं समझता हूं कि ये एक तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है और भारत के प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के ऊपर बोलना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को रिहा करना चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं। पंजाब के संगरूर में आम आदमी पार्टी के सांसद गुरमीत सिंह ने कहा कि पूरे देश में संविधान और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। बहिष्कार हमने इसलिए किया क्योंकि हम प्रेसिडेंट जी का सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, इसलिए हम सदन में नहीं गए। क्योंकि हमें पता है कि प्रेसिडेंट जी को सिर्फ जो सरकार ने लिखा भाषण है वही बोलने के लिए दिया जाएगा, और जब वहां झूठ बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि झूठ हम कतई नहीं सुनेंगे और वहां विरोध करेंगे। अगर विरोध करते तो मैं समझता हूं को प्रेसिडेंट जी का निरादर होता। इसलिए हम कि उनका निरादर ना हो जाए, हमने फैसला किया कि हम बाहर रह के अपनी बात रखेंगे और अरविंद केजरीवाल जी की जो अरेस्ट की गई है उसका विरोध करेंगे। शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल 3 दिनों के लिए सीबीआई रिमांड पर है। जानकारों का कहना है कि सीबीआई केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का आमना सामना कराकर पूछताछ करना चाहती है।